वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम पूज्य छंदाधिपति श्री महागणेश जी को प्रणाम समर्पित करते हुए, वाग देवी वीणा पाणी माँ भगवती को नमन करते हुए, समस्त सृजन देवी देवताओं को प्रणाम समर्पित करते हुए, दिव्यालय की इस दिव्य भूमि को नमन करते हुए, हमारे छंदाचार्य श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर ननकी जी को प्रणाम समर्पित करते हुए, परम आदरणीय डॉक्टर व्यंजना आनंद मिथ्या जी को प्रणाम समर्पित करते हुए, मैं गजेंद्र हरिहरनो दीप आपके बीच उपस्थित हूँ घनाक्षरी छंद पर कुछ बातों को आपके बीच साझा करने के लिए। देखिए, हम छंद की जब बात करते हैं तो छंद एक ऐसा विधान जो हम अपने भावों को इन विभिन्न छंदों के माध्यम से व्यक्त किया करते हैं, तो निश्चित रूप से वो उसका प्रभाव स्थायी होता है, अमिट होता है, और हम सब अपने मनोभाव को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। अब आप सब जानते हैं कि छंद की यात्रा दो पांवों से की जाती है, गुरु और लघु, ये दो पांव होते हैं छंद के। यानी कि हम अपने पूरे छंदों की यात्रा में लघु और गुरु रूपी पैरों से चलकर करते हैं। कहने का आशय ये है कि हम अगर गुरु और लघु को आत्मसात कर लिए तो हम आसानी के साथ अपनी छंद यात्रा को तय कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। आइए हम घनाक्षरी छंद पर कुछ बातें आपके बीच शेयर करेंगे, साझा कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग में जहाँ भावों में भक्ति और अध्यात्म का वर्चस्व था, वहीं काव्य शिल्प छंद का सर्वत्र प्रभाव था। इस समय दोहा छंद के बाद सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय छंद घनाक्षरी रहा। इतने समय बाद आज भी घनाक्षरी छंद का प्रभाव यथावत बना हुआ है, केवल उसके कथ्य और कहन में अंतर आया है, किंतु शिल्प विधान और महत्व यथावत बने हुए हैं। आज ऐसा कोई कवि सम्मेलन शायद ही होते होंगे जिसमें घनाक्षरी छंद नहीं पढ़े जाते होंगे। इसी बात से इस छंद के महत्व का पता चलता है। हिंदी साहित्य में घनाक्षरी छंद का प्रयोग कब से हो रहा है, यह ठीक ठीक कह पाना संभव नहीं है, किंतु हिंदी साहित्य के स्वर्णिम युग में घनाक्षरी छंद का न केवल परिचय प्राप्त होता है, अपितु प्रचुरता में उपलब्ध भी होता है। घनाक्षरी या कवित्व के नाम से उस समय प्रायः सभी कवियों ने इस विधा पर अपनी कविताएं लिखी हैं। तो घनाक्षरी क्या है? घनाक्षरी एक वार्णिक छंद है जिसके 4 पद होते हैं। प्रत्येक पद में 4 चरण होते हैं। पहले 3 चरण में 8-8 वर्ण और चौथे चरण में 6, 7, 8 या 9 वर्ण होते हैं। अंतिम चरण में वर्णों की संख्या के आधार पर घनाक्षरी के प्रकार का निर्माण होता है। घनाक्षरी छंद में मात्राओं की नहीं, अपितु वर्णों अर्थात अक्षरों की गणना की जाती है। जब अक्षरों की गणना हम करते हैं तो अर्ध जो वर्ण होते हैं उसकी गणना नहीं होती है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, श्याम। श्याम में हम श्या और म, तो ये दो वर्ण कहलाएंगे। श्या और म 2 वर्ण। कहने का आशय है कि अर्ध वर्ण जो होते हैं उसकी गणना नहीं होती है। इस छंद में यानी कि घनाक्षरी छंद में भाषा के प्रवाह और गति पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस छंद का नामकरण घन शब्द पर है, जिसके हिंदी में 4 अर्थ हैं: मेघ या बादल, सघन या गहन, बड़ा अथोड़ा तथा किसी संख्या का उसी में 3 बार गुणा।
इस छंद में चारों अर्थ प्रासंगिक है। घनाक्षरी में शब्द प्रवाह इस तरह होता है कि जिससे कि मेघ गर्जन की तरह निरंतरता की प्रतीति हो। घनाक्षरी में शब्दों की बुनावट सघन होती है, जैसे एक को ठेल कर दूसरा शब्द आने की जल्दी में हो। घनाक्षरी पाठक या श्रोता के मन पर प्रहार सा कर पूर्व के मनोभावों को हटाकर अपना प्रभाव स्थापित कर अपने अनुकूल बना लेने वाला छंद है। इसीलिए घनाक्षरी हृदय में अपना एक विशेष स्थान बनाती है। घनाक्षरी लिखने के कुछ नियम है, उसे हम जाने। घनाक्षरी में 4 पद होते हैं। प्रत्येक पद में 4 चरण या 4 बार यति होता है। यति अर्थात विराम चिन्ह। प्रारंभ के 3 चरणों में अल्प विराम और चौथे चरण के बाद पूर्ण विराम लगाया जाना चाहिए। और पहले के 3 चरण में 8 वर्ण निश्चित रूप से होते ही होते हैं। चौथे चरण में 6, 7, 8 या 9 वर्ण हो सकते हैं। इसी अंतर से घनाक्षरी का प्रकार बनता है। चौथे चरण में 6 वर्ण होने पर सुर घनाक्षरी, 7 वर्ण होने पर मनहरण, जनहरण और कलाधर घनाक्षरी बनता है। लेकिन इन तीनों घनाक्षरियों में लघु गुरु का भेद होता है। इसके कुछ विधान होते हैं, इसे हमको जानना है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। चौथे चरण में 8 वर्ण होने पर रूप घनाक्षरी, जलहरण घनाक्षरी, डमरू, कृपाण और विजया घनाक्षरी बनते हैं। इसमें भी लघु गुरु का भेद होता है। तो घनाक्षरी के इन नियमों के आधार पर हम घनाक्षरी को लिख सकते हैं, किंतु इसके लिए हमें वर्ण की गणना करना और वर्ण में लघु गुरु का निर्धारण करना हमें आना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम वर्ण को समझने का प्रयास करें, फिर वर्ण में लघु गुरु का निर्धारण करें, कौन सा वर्ण लघु है, कौन सा वर्ण गुरु है। तत्पश्चात शब्दों में वर्णों की गणना करना हम सीखें। अंत में घनाक्षरी लिखना बिल्कुल रूप से हम जान सकते हैं और लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्ण मुख से उच्चारित ध्वनि के संकेतों, उनके लिपि में लिखित प्रतीकों को ही वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 53 वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन और संयुक्त वर्ण। मुख से उच्चारित ध्वनि के संकेतों, उनके लिपि में लिखित प्रतीकों को ही हम वर्ण कहते हैं। तो इसलिए हमको वर्ण के गिनने के नियम हमें ध्यान रखने हैं। लघु गुरु का निर्धारण करना हमें आना चाहिए और लघु गुरु के निर्धारण के कुछ नियम हैं, आप सब जानते हैं। तो उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम घनाक्षरी छंद रचना में अपने आप को प्रस्तुत करें। घनाक्षरी रचना का हमें अभ्यास करें। इसके लिए सबसे पहले एक विचार या सोच की आवश्यकता होगी। सबसे पहले इस विचार को हम शब्द में बदलें, फिर शब्दों का चयन ऐसे करें कि घनाक्षरी के नियमों का पूरा पूरा पालन हो सके। आइए मनहरण घनाक्षरी छंद के संयोजन को देखें। इसका विधान क्या है? तो प्रारंभ के 3 चरण में 8 वर्ण होंगे और चौथा जो चरण होगा वो 7 वर्ण का होगा। संयोजन कैसे होगा देखें। सम 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 यानी कि 2 2 2 2, अथवा 3 3 2 विषम विषम सम। इन वर्णों के आधार पर हम इसकी रचना करें। 2 3 2 यानी कि सम विषम सम, ये सर्वथा वर्जित है। और प्रत्येक पद का जो चौथा चरण होगा वो समतुकांत होगा। साथ ही साथ प्रयास ये करें कि हमारा जो चरणांत होगा, प्रत्येक पद का चरणांत, उस चरणांत में गुरु लघु गुरु ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत प्रभावशाली होता है। मैं एक उदाहरण आपके बीच रखता हूँ, देखिएगा। मेरा लिखा हुआ एक मनहरण घनाक्षरी छंद आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। तम सारे छट गए, दीप सारे जल गए, मित सारे मिल गए, प्रीत को बढ़ाइए। सुर सभी सज गए, गीत नए बज रहे, शुभ भाव जग
उठे खुशियां मनाइए। हम सभी साथ चले हिल मिल सभी रहें, कभी नहीं शूल बने मीत बन जाइए। खुशियों के पुष्प खिले दुखियों के कष्ट मिटे, सुख चहूं और रहे प्रभु को मनाइए। सुख चहूं और रहे प्रभु को मनाइए। तो आप देखिए इस घनाक्षरी छंद में प्रारंभ के प्रत्येक पद के 3 चरणों में 8-8 वर्ण हैं, और जो चौथा चरण है वो 7 वर्णों का है, और चारों चरण समतुकांत हैं, बढ़ाइए, मनाइए, जाइए, मनाइए, इस प्रकार से। तो आप पाएंगे कि और साथ ही साथ इसमें गुरु, लघु और गुरु का संयोजन भी रखा गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है, और हम सब जो भी छंद लिखें तो पहले हम गुनगुनाएं, उसे गेयता प्रदान करें, और भावों की प्रधानता प्रत्येक छंद में होती है, तो हम भाव को भी ध्यान रखें, गेयता का भी ध्यान रखें, और रचना ऐसी हो कि वो समाज को संदेश भी दे सके। जिस प्रकार से आप रचना करें। मदन घनाची छंद के बाद हम अन्य घनाची छंद पर चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।